नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 3 और 4 मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पे डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड। और आपको तो पता है करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आजकल एग्जाम्स में कितने पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो आपको आंसर सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर को स्टडी कर रहे हैं। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। 3 और 4 मई 2024 की जो हमें पहले न्यूज़ देखने मिल रही है वो है कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स। ठीक है, आपने ये कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स नाम तो नहीं सुना होगा, ये हो सकता है, बट ऐसा तो है कि मिनरल्स ये नाम तो आपने सुना होगा। जैसे कि मिनरल में आयरन आता है, टंगस्टन आता है, जिंक आता है, अलग अलग मिनरल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने सुना ही होगा, जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि गोल्ड। तो ये सब मिनरल्स के कुछ प्रकार है, कुछ टाइप्स है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल है, ये जो न्यूज़ रही है, ये करंट इवेंट से है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट मिनरल क्या है नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये जानने वाले कि कॉन्फ्लिक्ट मिनरल किसे कहा जाता है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, एक देश है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC जिसे कहा जाता है। उन्होंने एप्पल पे कुछ हम कहेंगे एक्यूजिशन लगाए हैं, यानी एप्पल को कुछ दोषी उन्होंने कहा है कुछ चीज़ों के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट मिनरल का वो यूज़ कर रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट मिनरल क्या है, ये हम पढ़ने से पहले आपको बैकग्राउंड में ये बता दें कि DRC ने एक्यूज़ किया एप्पल को कि वो परचेस कर रहा है मिनरल्स जो स्मगल किए जाते हैं देशों से इनटू नेबरिंग रवांडा। रवांडा करके जो देश है वहाँ पे हमारे जो नेबरिंग देश है, यानी कॉन्गो का जो नेबरिंग देश है रवांडा, वहाँ पे कुछ स्मगलिंग करके मिनरल्स लाए जाते हैं और उन मिनरल्स को एप्पल परचेस करता है। ऐसे एप्पल पे कुछ चार्जेस लगाए गए, ऐसे एप्पल पे कुछ एक्विजिशंस लगाए गए हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये उसके बाद एप्पल के ग्लोबल टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट किए जाते हैं, उसमें डाल दिए जाते हैं, उसके सप्लाई चेन में डाल दिए जाते हैं, बाद में वहाँ से वो उसके प्रोडक्ट में जाके सप्लाई हो जाते हैं। तो उनका ओरिजिन जो है वो एलिजली ऑब्सक्योर्ड है, यानी हम कहेंगे वो छुपाया जाता है या उसका ओरिजिन क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एप्पल में यूज हो जाते हैं उसके प्रोडक्ट्स में, ऐसा DRC का कहना है। अब सबसे पहले जानना पड़ेगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स जो होते हैं उनको ब्लड मिनरल्स भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स को ब्लड मिनरल्स भी कहा जाता है, और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऐसे रीजन से जहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस चलते हैं, यानी जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रहे, झगड़े चल रहे, कुछ ह्यूमन राइट्स तोड़े जा रहे, ऐसे देशों से जो मिनरल्स ये किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको कॉन्फ्लिक्ट मिनरल कहा जाता है। ये मिनरल का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि ये जो मिनरल जब उस देश से खरीदे जाते हैं, जिस देश में इस तरह की हिंसा चल रही है, तो ये फंडिंग होती है उस हिंसा को उस पैसे से, यानी वायलेंस को और वॉर को इसी पैसे से फंडिंग की जाती है। इसलिए इनको ब्लड मिनरल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके पैसे से ब्लड बहाया जाता है, खून बहाया जाता है। तो ये मिनरल का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी यूज़ होते हैं, ऑटोमोटिव में यूज़ होते हैं, या फिर हम कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी जो बनाते हैं, यानी जो भी उसके हम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं उसमें ये काफ़ी यूज़ होते हैं। तो DRC जो होता है, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये काफ़ी रिच है ऐसे रिजर्वायर्स में, यानी ऐसे स्प्रीशियस मेटल और मिनरल्स के रिजर्व्स काफ़ी है DRC के पास। तो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से हैं, देखो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल कौन कौन से ज़्यादातर देखने मिल रहे हैं ऐसे देशों से जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वहाँ पे टीन आपको मिल जाता है, टेंटेलम मिल जाता है, टंगस्टन, गोल्ड, ये सब मिल जाते हैं, और इसका यूज़ हम जो कंपनीज होती है वो कर लेती है, इसको फिर सस्ते में उनको मिल जाता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज से ला रहे हैं। तो ये मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ओर्स से, जैसे कि कैसेट्राइट करके है, ये कैसेट्राइट, ये यहाँ से टिन निकलता है, कोलम्बाइट टेंटलाइट करके यहाँ से टेंटेलम निकलता है, और वुल्फ्रेमाइट करके है, यहाँ से टंगस्टन निकलता है। तो इस तरह से चीज़ें चलते रहती है। अब इनका इम्पैक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल अगर यूज़ करते हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट मिनरल का इम्पैक्ट क्या होता है, तो देखिए पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन है ये सब जहाँ से ये आ रहे हैं, यानी ऐसे रीजन है जहाँ पे वॉर चल रहे हैं, जहाँ लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, तो पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक रीजन है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं। और जो व्यापार चल रहा है इस मिनरल का, वो क्या क्या कर सकता है, वो यहाँ के आर्म ग्रुप को फाइनेंस कर सकता है, यानी ये मिनरल बेच के जो पैसा आएगा उससे वहाँ के जो आर्म ग्रुप है, वहाँ की जो फोर्सेस है, वो वॉर
लड़ने में या दूसरों को वायलेंटली ख़त्म करने में उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फ्यूल फोर्स्ड लेबर, यानी हम कहेंगे कि वहाँ पे फोर्स्ड लेबर आ सकते हैं, क्योंकि कैसा है कि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने में बच्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे वॉर चल रहा है, ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो बच्चों का यूज़ किया जा सकता है, महिलाओं को यूज़ किया जा सकता है, वुमेन का मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ फोर्स्ड लेबर भी आपको देखने मिल सकता है। उसी के अलावा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग भी काफ़ी हो सकती है। ऐसे गलत अगर व्यापार चलते रहा तो ये करप्शन को बढ़ावा देगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगा। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं कैसा होगा कि ब्लैक मनी को वाइट करने में, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं, उसमें यूज़ हो जाता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलता है इन पैसों से। तो ये इस तरह के इम्पैक्ट है कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स को यूज़ करने के। तो कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स जो है वो यूज़ तो नहीं करना चाहिए। अब एप्पल के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। सिर्फ ऐसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम के देश का कहना है कि एप्पल ऐसा कर रहा है। अब धीरे धीरे पता चलेगा ये सच है कि नहीं। तो ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है अजरक को लेके। अगर आप सोच रहे अजरक क्या है तो आपको ये बता दूं कि एक कपड़े का एक प्रकार है, टाइप ऑफ फैब्रिक है, फैब्रिक का एक प्रकार है। तो ये जो अजरक है इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जिसको मिलता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, बट पहले आपको बता दूं कि इसका सिलेबस करंट इवेंट में जाता है और वैसे ही आर्ट एंड कल्चर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दो जगह पे आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हुए दिखते हैं। बैकग्राउंड ये है कि अजरक को जीआई टैग जो मिला है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो होती है वहाँ से मिलता है किसी को भी जीआई टैग। तो काफ़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन रही है, काफ़ी लंबी प्रोसेस रही है डॉक्यूमेंटेशन की, काफ़ी वेरिफिकेशन हुआ है उसके ओरिजिन का और प्रोडक्शन टेक्निक का, उसके बाद ही इसको जीआई टैग दिया गया है। तो काफ़ी मेहनत के बाद अजरक नाम का जो कपड़ा है उसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जो कि कच्छ का है। ये आप देख रहे हैं इस तरह का वो फैब्रिक होता है, इससे काफ़ी सारे कपड़े बनते हैं। अब यहाँ पे अबाउट अजरक देख लेते हैं। अजरक फैब्रिक जो होता है ये ट्रेडिशनली हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ पे टेक्निक यूज़ की जाती है, जो हाथ से की जाती है। ट्रेडिशनली हाथ से करने वाली पेंटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, जो अभी आपने ऊपर देखी है अजरक फैब्रिक के होती है। इसका ओरिजिनेट कच्छ गुजरात में हुआ है, कच्छ नाम का जो रीजन है गुजरात का वहाँ हुआ है। इसमें नेचुरल डाइज यूज़ होते हैं, कोई भी ऐसे केमिकल या कोई भी ऐसे पेंट्स यूज़ नहीं होते। नेचुरल डाइज का यूज़ किया जाता है, नेचुरल पेंट्स का यूज़ किया जाता है और अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ब्यूटीफुल टेक्सटाइल दिखता है, उसके बाद आपको फिर उससे साड़ीज़ बनाई जाती है, दुपट्टा बनाए जाते हैं, स्टोल्स बनाए जाते हैं लड़कियों के, या फिर हम कहेंगे कि बाकी गारमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। यूनिक फीचर अजरक का ये है कि उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज होते हैं और काफ़ी अर्थी कलर्स है, जैसे इंडिगो, मैडर, मस्टर्ड, ऐसे कलर्स होते हैं जो नॉर्मली बहुत ऐसे अलग कलर्स नहीं है, तो बहुत अच्छे कलर्स हैं और बहुत अर्थी कलर्स है, यानी हमारे यहाँ इजीली दिखने वाले कलर्स होते हैं हमारे अर्थ पे। तो इस तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, कलर्स आप देखिए बहुत अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी यूनिक एक फीचर है इसके। फैब्रिक जो होता है वो कच्छी कल्चर का एक पार्ट है, कच्छ के कल्चर का एक पार्ट है जो सेंचुरीज से चला आ रहा है। अब इसको रिकॉग्निशन मिला है ग्लोबल लेवल पे उसके जीआई टैग के कारण। जीआई टैग मिलने के कारण वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच गया, वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा ये अजरक नाम का कपड़ा। अब ये जीआई टैग क्या होता है ये सबसे पहले देखते हैं। जीआई टैग की बात करें तो ये एक साइन होती है जो प्रोडक्ट यूज्ड ऑन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पे यूज होती है। याद रखिएगा जीआई टैग एक साइन होती है जो किसी भी प्रोडक्ट पे यूज होती है, ये बताने के लिए कि उसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन जो है वो स्पेसिफिक है। यानी अजरक नाम का कपड़ा आएगा तो वो सिर्फ कच्छ में ही बनेगा, और जब भी आप खरीदोगे अजरक नाम का कपड़ा तो आप ये समझ जाएगा कि वो कच्छ में ही बना है। इसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्लियर हो जाता है जब उस पर जीआई टैग लग जाता है, और उसमें जो क्वालिटीज है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा, उसका एक रेपुटेशन बन जाता है उस ओरिजिन के कारण। उसी के अलावा आपको ये बता दूं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बन जाता है उन लोगों का, यानी ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, रेपुटेशन है या बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन का, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि इस पे अधिकार उस रीजन के ही लोग जो आर्टिस्ट है उन्हीं का आ जाता है, वहाँ के ही लोगों का रहेगा। तो हम कहेंगे वहीं से बन के आएगा ये कपड़ा। इंडिया में देखा गया तो जीआई टैग्स को इशू करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, और ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड जो है उस डिपार्टमेंट के अंडर, और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। जीआई टैग जो होता है वो हेल्प करता है आपकी कि भाई देखो कि जो भी रजिस्टर हुए है प्रोडक्ट वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का नाम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वही के लोग यूज़ कर सकते हैं, बाहर के लोग ये नहीं कह सकते कि अजरक है। अजरक आएगा तो वो कहाँ से आएगा, तो वो हम कहेंगे कि कच्छ से ही आएगा, जैसे बनारसी सिल्क ये बनारस से ही आएगा। चंदेरी फैब्रिक ये चंदेरी नाम का जो टाउन है मध्य प्रदेश वहीं से आएगा, या फिर कांजीवरम साड़ी कांजीवरम नाम की जो जगह है तमिलनाडु वहीं से आएगी। पैठनी जो है वो महाराष्ट्र के पैठन से ही आएगी। इस तरह से हमको ये आइडिया मिल जाती है। तो जो सिस्टम है टैगिंग का काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छी बात है जिससे पता चल जाता है कि उसी जोग्राफिकल टेरिटरी में बना है और कंज्यूमर को हेल्प मिलती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको मिले।
अब कुछ बाकी टेक्सटाइल जिनको अब तक इस तरह के कुछ कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे हैं, बट सिमिलर रिकग्निशन जिनको मिला है वो अब करंट अफेयर में जो न्यूज़ रहती है उससे सिमिलर चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ऐसा है एक बनारसी सिल्क जो है ये वाराणसी का है, इसको भी जो जीआई टैग मिला है। चंदेरी फैब्रिक है, चंदेरी नाम का एक टाउन है मध्य प्रदेश का, उसको भी मिला हुआ है। लाइट वेट फैब्रिक होता है ये। कांजीवरम सिल्क जो है उसको भी तमिलनाडु में ये स्टेटस मिला है, तमिलनाडु का जीआई टैग उसको मिला हुआ है। उसमें काफ़ी वाइब्रेंट कलर, बहुत अच्छा सिल्क यूज़ होता है और जरी वर्क काफ़ी अच्छा है उसका। कोटा डोरिया करके है, ये भी एक साड़ी है, क्लॉथिंग है, जिसको मोहम्मदाबाद गोना माऊ करके जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये देखने मिलता है। और ये कोटा राजस्थान में भी देखना मिलता है, कोटा डोरिया। उसके अलावा ओडिशा का इकट करके, इकट जो होता है ये एक डाइंग मेथड है जो कि ओडिशा से आई है और इसको ओडिशा इकट कहा जाता है, जो कि क्लॉथ पे कलरिंग की जाती है उसकी एक मेथड है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, इसके ऊपर क्वेश्चन रिसेंटली देखे गए और हमेशा आते भी हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो न्यूज़ में था जिसको कहा जाता है अजरक, तो ये इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए अब अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं और अगली न्यूज़ है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग को लेके। अब देखिए ये काफ़ी अलग सा एक कंसेप्ट देखने मिल रहा है आपको, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई क्लाउड को ब्राइट बनाया जा रहा है क्या, तो बिल्कुल आपके दिमाग में सही आ रहा है। क्लाउड को रियल में आजकल ब्राइट बनाया जाने की कोशिश चल रही है। तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ तो कर रहे हैं, बट ये खिलवाड़ हो सकता है हमारे नेचर के लिए, हमारे लाइफ के लिए अच्छा रहे। तो ये मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका सिलेबस जीएस3 में जाता है। जीएस3 में इसका सिलेबस एनवायरमेंट में जा सकता है, एनवायरमेंट से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो अभी टेस्ट कर रहे हैं जियो इंजीनियरिंग टेक्निक, एक टेक्निक ढूंढ के निकाली है जो साइंटिस्ट है उन्होंने, जिसको मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मशीन का यूज़ किया जाता है, एक मशीन होती है, वो मशीन का यूज़ करके उस मशीन के द्वारा जो टाइनी सॉल्ट वाटर है, जैसे ये सॉल्ट वाटर यहाँ से निकाला जाएगा पानी में से ये जो सॉल्ट वाटर होगा इसको स्प्रे किया जाएगा, हम कहेंगे मरीन स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स में, जो मरीन के स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स है वहाँ पे। अब आप सोचोगे कि मरीन स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड क्या होते हैं, तो मरीन यानी ये होते हैं ऑफ कोस्ट के पास से क्लाउड्स आते हैं। कोस्ट के पास यानी आप कहोगे कि जो भी पानी है उसके पास से कुछ क्लाउड्स होते हैं जो एक स्टेबल एयर जब रहती है तब बनते हैं, उन क्लाउड्स को कहा जाता है। उन क्लाउड्स में इंजेक्ट किया जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ का पानी, तो पानी में के सॉल्ट वाटर जो रहेगा, टाइनी सॉल्ट वाटर पार्टिकल्स, वो इस क्लाउड में डाले जाएंगे। तो ये टेक्निक को कहा जाता है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। और ऐसा कहा जाता है ये डालने के कारण क्लाउड की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी क्लाउड जो होंगे वो इतना रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउड है, इस क्लाउड में अगर हमने इस तरह के ये पार्टिकल्स डाल दिए तो इनका कहना है जो रेज आ रही है सनरेज, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चले जाएगी, जो अर्थ तक नहीं पहुंचेगी। अर्थ तक नहीं पहुंचेगी तो अर्थ जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, ऐसा इनका दावा है। तो इसकी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग की बात करें तो ब्राइटनिंग क्लाउड ये जो है ये काफ़ी सारी एक इसमें आइडियाज जुड़ी है, जैसे कि सोलर एनर्जी जो आ रही है उसको वापस स्पेस में भेज देना, जैसे कि सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन भी इसको कहा जाता है, सोलर जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, क्लाइमेट इंटरवेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि हम क्लाइमेट में इंटरवीन कर रहे हैं। साइंटिफिक इनिशिएटिव जो है, जो इस तरह के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को किस तरह से ऑल्टर किया जाए, जैसे एरोसोल जो होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं क्लाउड में, ये पार्टिकल्स को और ज़्यादा उसमें डाल के, इन पार्टिकल्स को मॉडिफाई करके हम क्लाउड की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। यही इसके पीछे का एक आइडिया है, ऐसा आप देख सकते हो। तो रिलीज किया जाएगा टाइनी एरोसोल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में। रिसर्चर्स जो है ये देख रहे हैं कि हम क्लाउड को कितना ब्राइट बना सकते हैं जिस कारण सनलाइट जो है वो जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाए और हमारे अर्थ पे ना, और हमारे अर्थ की जो गर्मी है वो कम होने लग जाए। क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये हीट को ज़्यादा ट्रैप ना करे, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो रहेगी वो हीट को ट्रैप कर लेती है और हमारे यहाँ गर्मी पैदा करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे क्लाउड बनाएंगे तो ये गर्मी नीचे तक आ ही नहीं पाएगी, ऐसा इनका एक विचार है साइंटिस्ट का। अब कितना सही होता है ये देखेंगे। तो गोल क्या है इसके पीछे का, सबसे पहला है कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि पोल्यूशन एरोसोल जो होता है उसका क्लाउड पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि एरोसोल जो आए हैं अब हवा में आए हैं जो भी पोल्यूशन के चलते, उसको हम मॉडिफाई करके किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एरोसोल पार्टिकल्स जो है जो समुंदर के सॉल्ट से बनाए गए हैं कि वो हमारा जो क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है उसको कम कर सकते हैं कि नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन तो हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पा रहे हैं, बट ऐसा कहा जा रहा है कि हम उसको तो कम कर लेंगे, बट ये भी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। इसीलिए इसका एम ये भी है, एक एम ये भी है कि हम बेनिफिट्स, रिस्क और एफिकेसी देख सके इस
इस ये जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसका, एरोसोल्स का, तो हो सकता है कि इससे हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाए या फिर हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, और कितना एफिशिएंट है ये भी पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे का एम है। कंसर्न्स और चैलेंजेस क्या है, ये जो हम कर रहे हैं एमसीबी मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, जिससे हम स्प्रे कर रहे हैं सी वाटर एटमॉस्फेयर में, कुछ एल्टीट्यूड पे, कुछ हाइट पे, तो हम कहेंगे इसकी डिज़ाइन बनाना होगा, कॉस्ट काफ़ी होगा, मेंटेनेंस होगा, ऑपरेशन भी होगा, जो भी स्प्रेइंग डिवाइसेस है उसका जो यूज़ किया जा रहा है उसके लिए खर्चा काफ़ी आएगा। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा है, हम क्लाउड पैटर्न को ऑल्टर तो कर रहे हैं, बट इस कारण क्लाइमेट और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी रेनफॉल वेनफॉल के जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाने चाहिए, जिससे हो सकता है कि हमारा रेनफॉल बढ़ गया तो फ्लड आ जाएगी, या रेनफॉल हुआ ही नहीं तो ड्रॉट यानी सूखा पड़ने लग जाए। एमसीबी के कारण एथिकल डिलेमा में भी हम हैं कि हम नेचुरल प्रोसेस के बीच में इंटरवीन करें या नहीं। आखिर जो भी हो रहा है नेचर में नेचुरली हो रहा है, बट हम अगर नेचर में इंटरवीन करेंगे तो क्या ये नेचर के लिए ठीक होगा कि नहीं, ये भी सोचना होगा। एमसीबी जो होता है उस कारण पॉलिसी मेकर और पब्लिक जो होता है इनके बीच में काफ़ी सारे अलग अलग विचार आने लगेंगे, और ग्रीन हाउस गैसेस को जो कम करने की बात चल रही थी, हो सकता है वो कमिटमेंट जो है उससे हम भटक जाए और हम वो चीज़ों के परे जाके, उसके अलग जाके हम दूसरे कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग जो है ये एक उपाय दिख रहा है, एक सॉल्यूशन दिख रहा है, बट इसके क्या चैलेंजेस है वो हमें देखना होगा, और जो भी डिसएडवांटेजेस इसका आगे आएंगे वो भी हमें सोच के इसके ऊपर काम करना होगा। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था न्यूयॉर्क टाइम्स, एनवाई टाइम्स। अगला जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है नवरत्न स्टेटस को लेके। जब भी आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो इंडस्ट्रीज ये वाले पार्ट में, ये वाले चैप्टर में आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज देखने मिलती है। कुछ नवरत्न होती है, कुछ मिनी रत्न होती है, कुछ महारत्न होती है। तो आप सोच रहे होगे कि भाई ये सब क्या है, तो ठीक है, नवरत्न क्या है ये हम अभी देखेंगे। बाकी तो जैसे जैसे इकोनॉमी आप पढ़ते हो तो आपको पता ही चल जाता है। रिसेंटली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA, ये जो एक एजेंसी, ये जो एक कंपनी है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये गवर्नमेंट की एक कंपनी, इसको ग्रांट किया गया है नवरत्न स्टेटस। नवरत्न स्टेटस जो ग्रांट करता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इन्होंने इनको नवरत्न स्टेटस दिया है। IREDA जो है ये फंडिंग करता है और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छे चीज़ों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसे ऐसे चीज़ों के लिए यहाँ पे फंडिंग करता है। ऐसी एक एजेंसी है जिसको IREDA कहा जाता है। अब नवरत्न स्टेटस की बात करते हैं, नवरत्न स्टेटस होता क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट को क्लासिफाई करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, यानी PSU को, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है। तो ऐसी जो कंपनीज है, अब पब्लिक सेक्टर किसको कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के 51% से ज़्यादा शेयर्स है। तो ये जो ऐसी कंपनीज है इसको 3 कैटेगरी में डाला जाता है। एक होती है महारत्न, दूसरी होती है नवरत्न, और तीसरी होती है मिनी रत्न। मिनी रत्न थोड़ी छोटी होती है, नवरत्न उससे बड़ी, और महारत्न उससे भी बड़ी कंपनीज होती है। अगर नवरत्न स्टेटस अब न्यूज़ में रहा तो देख लेते हैं नवरत्न स्टेटस मिलाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। जो कंपनी है वो सबसे पहले मिनी रत्न कंपनी पहले होनी चाहिए, वहाँ से ही वो नवरत्न में जाएगी, और उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए उस कंपनी में। ये पहला है ऑन इट्स बोर्ड। ये नवरत्न स्टेटस के लिए पहला एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा है कंपनी जो है उसका स्कोर 60 रहना चाहिए 100 में से। अब ये स्कोर्स कुछ पैरामीटर्स पे दिया जाता है 100 में से, तो पैरामीटर्स है PBDIT, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, यानी जो भी आपको कॉस्ट लग रही है कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस कारण जो कटौती हो रही है, जैसे हम कहेंगे मशीन्स खराब हो रही है उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, या फिर जो भी हमारे खर्चा है वो निकाल के जो प्रॉफिट है वो देखा, प्रॉफिट खर्चा निकालने के पहले का देखा जाएगा, कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, कितना टैक्सेस पे कर रही है, वो सब देखा जाएगा और उसमें से स्कोर दिया जाता है। मैन पावर कॉस्ट भी देखी जाती है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको कितना कॉस्टिंग आ रहा है, सर्विस को कितना कॉस्ट लगाया जा रहा है, कैपिटल कितना लगा है, कितना पैसा लगाया गया है, कितनी मशीन्स लगाई गई है, वर्थ कितना है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, ये सब चीज़ें देखी जाती है और फिर उसको स्टेटस दिया जाता है। एडिशनली कंपनी जो होता है वो ग्लोबल प्रेजेंस उसका दिखना चाहिए, यानी इंटरनेशनल ऑपरेशंस में दिखनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे वो कंपनी हमेशा प्रेजेंट दिखनी चाहिए। ये सब होता है, तब नवरत्न स्टेटस मिलता है। नवरत्न स्टेटस मिलने के बेनिफिट क्या है? सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिल जाता है तो कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है 1000 करोड़ या फिर 15% उनके नेट वर्थ के। कंपनी का एक वर्थ निकलता है, कंपनी के वर्थ बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे मैं कंपनी की वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ, तो जितना भी मेरे कंपनी की वैल्यू रहेगी उसमें से 15% मैं लगा सकता हूँ, या फिर मैं मैक्सिमम 1000 करोड़ लगा सकता हूँ एक सिंगल प्रोजेक्ट पे,
ठीक है, जो भी कम है, 1000 करोड़ कम है तो 1000 करोड़, 15% कम है तो 15%, दे कैन इन्वेस्ट अप टू 30%, है ना। तो 30% उनकी जो नेटवर्थ है वो पूरे साल भर में वो लगा सकते हैं, बट 1000 करोड़ से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए। ये कंपनीज को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब करते वक्त इनको गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये इंडिपेंडेंटली ये दो काम कर सकते हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा लगाने हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको सरकार को पूछना होगा, आखिर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बट इतना यहाँ पे फायदा मिलता है। अब ये तो हमने देख लिया नवरत्न स्टेटस के बारे में, अब देख लेते हैं कि IRDA क्या है। अब ये जो IREDA है ये एक नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसका किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पास है, MNRE के पास है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। IRDA ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक की तरह ही काम करते हैं, बट बैंकिंग करके इसको रजिस्टर, बैंकिंग कंपनी करके इसको रजिस्टर नहीं किया गया। ये प्रमोट करती है, डेवलप करती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, पैसे प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट्स जो कि रिलेटेड है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड। अगर किसी को भी प्रोजेक्ट बनाने थे उसके ऊपर ये फाइनेंसिंग कर सकती है, आपको ये फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। ऐसी ये कंपनी है IREDA और ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है, तो इसको नवरत्न स्टेटस मिला है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था लिव मिंट। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है पाट्यचित्र को, पेंटिंग को लेके। तो ये एक पेंटिंग है जो न्यूज़ में रही है और पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, तो आपको ये अच्छे से करके रखना है। पाट्यचित्र पेंटिंग जो होती है ये एक तो ये पाट्यचित्र पेंटिंग करने वाली कुछ वुमेन आर्टिस्ट जो है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन वुमेन पाट्यचित्र आर्टिस्ट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का ये एक आर्ट है, तो वेस्ट बंगाल की जो वुमेन है उन्होंने अपना जो वर्क है, जो पेंटिंग्स है, उसको ऑनलाइन बेचा और वो रिकॉग्नाइज हो गई है वर्ल्ड ओवर। तो पूरे वर्ल्ड में अब उनको जाना जा रहा है और इनको एनकरेज किया जाता है कि जो फ्यूचर जनरेशन जो होती है वो इसी प्रोफेशन में रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका नाम होने लगा है। तो पाट्यचित्र पेंटिंग जो होती है ये न्यूज़ में आ गई है। पाट्यचित्र क्या होता है? पाट्यचित्र पेंटिंग जो होती है या पट्टचित्र पेंटिंग भी कहा जाता है, ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो क्लॉथ के ऊपर बनाई जाती है। क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है। स्क्रॉल पेंटिंग यानी ऐसे जिसको धीरे धीरे खोला जाता है, ऐसे बंडल राउंड करके रखते हैं और हाथ से इसको खोलते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो राजा के पास कुछ मैसेज लेके आता था वो व्यक्ति ऐसा ऐसा खोलता था, धीरे धीरे ऐसा स्क्रॉल करता था। तो ये स्क्रॉल पेंटिंग है जो काफ़ी लंबी होती है। तो ये ईस्टर्न स्टेट्स में देखने मिलती है, उड़ीसा में ये पेंटिंग्स देखने मिलती है, वेस्ट बंगाल की ये पेंटिंग और बांग्लादेश के भी कुछ पार्ट में पेंटिंग देखने मिलती है। पाट्यचित्र आर्ट फॉर्म जो होता है ये जाना जाता है अपने इंटीग्रेट डिटेल के लिए। इंट्रिकेट डिटेल, इसमें डिटेलिंग काफ़ी होती है और माइथोलॉजिकल नरेटिव्स होती है, यानी रिलेटेड टू हिंदू माइथोलॉजी इसमें स्टोरीज बताई जाती है पेंटिंग्स के थ्रू, और फोक टेल्स इसमें बताई जाती है। पेंटिंग्स ऐसे खोल खोल के पेंट की गई है जो उसमें पिक्चर्स बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप टीवी में कोई पिक्चर देख के आपको पीछे कहानी बताई जा रही है, ऐसा आपको यहाँ पे फील होता है। पाट्यचित्र पेंटिंग जो होती है इसकी अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं 12th सेंचुरी में आपको देखने मिलती है और इसके ओरिजिन आपको मॉडर्न डे स्टेट ऑफ ओडिशा में देखने मिलते हैं। तो अभी इसके ट्रेसेस आपको देखने मिलते हैं कि ये ओरिजिन कब हुआ, 12th सेंचुरी में ही ये हुआ था। पाट्यचित्र की बात करें तो एंशिएंट आर्ट वर्क है ओडिशा का। जनरली इसको एक रिचुअल यूज था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लोग थे वो कहानियां बताया करते थे इसे पेंटिंग्स दिखा के। तो हम कहेंगे जो पिलग्रिम्स है टू पुरी, जो पुरी में लोग जाते थे, अब आपको पता है पुरी जो है ये काफ़ी एक पुण्य या फिर हम कहेंगे एक पवित्र स्थल माना जाता है जहाँ पे लोग जाते हैं यात्रा पे, या फिर बाकी टेम्पल्स में उड़ीसा के जाते थे और वहाँ पे ये पाट्यचित्र का यूज़ करते। तो पाट्यचित्र में दो वर्ड्स आपको देखने मिल रहे हैं, एक है पाट्य यानी कपड़ा और दूसरा है चित्र यानी पिक्चर। तो कपड़े के ऊपर ये पिक्चर बनाई जाती है। स्क्रॉल आर्ट है, स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया। माइथोलॉजी और कल्चर को ये दर्शाता है। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट ईयर द पाट्यचित्र एज एन आर्ट फॉर्म रीच्ड बंगाल। तो बंगाल में कब पहुंचा ये तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते उड़ीसा से, बट ये बंगाल में भी देखने मिला है। ऐसा कहा जाता है 3 सेंचुरीज एगो ही ये अब से लेके 300 साल पहले लगभग ये बंगाल में पहुंच गया था, जब ओडिशा के लोग बंगाल में माइग्रेट हो गए। तो ये आपको देखने मिलता है कि पाट्यचित्र अपने साथ वो लेके चले गए और फिर वो वहाँ पे भी ये सब करने लगे, पेंटिंग्स करने लगे। तो इन देयर नेटिव होमलैंड अगर देखा गया तो जो ओडिशा है वहाँ, या फिर हम कहेंगे जो बंगाल है वहाँ, दुर्गा जी जो है, दुर्गा माँ, उनकी वर्शिप की जाती थी पाट्यचित्र के ऊपर उनकी पिक्चर्स बना के, और फिर उसको वो लेके गए जब वो बंगाल चले गए। तो उड़ीसा से जब बंगाल गए तो वहाँ पे ये
भी कल्चर आ गया। तो एक तरह से अभी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि अभी इसको ग्लोबल एक तरह से रिकॉग्निशन मिला है, पूरे वर्ल्ड में इसको पहचानने लग गए पाठ्य चित्र पेंटिंग को। तो ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अच्छे से पढ़ के रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। आर्ट एंड कल्चर से आपको क्वेश्चंस ढेर सारे देखने मिलते हैं आजकल। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके। तो कोर्ट की इंसल्ट करना, ऐसा एक तरह से हम कहेंगे एक लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो 1971 का है। ये न्यूज़ में रहा है और इसका सिलेबस तो पॉलिटी में ही जाएगा, क्योंकि ये एक एक्ट है, ये एक कायदा है। हुआ क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है, एक रिसेंटली ऑब्जर्व दैट ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड केसेस देखता है ऐसा ट्रिब्यूनल, यानी जो ऑफिसर्स की केसेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी केसेस जो चलाता है, उसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं रिसेंटली ऑब्जर्व की जो ऑर्डर्स इशू किए थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आर सब्जेक्ट टू अपील सोनली टू सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके ही कुछ यहाँ पे ऑर्डर्स इशू किए गए थे। तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्टली आपको अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया। तो हाई कोर्ट जो होता है उनके पास जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 226 और 227 की वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के। ठीक है, तो ये अपीलेबल जो है ऑर्डर्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट आर अपीलेबल सोनली टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी हम कहेंगे इस तरह के जो ऑर्डर्स है ना, वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं जो हाई कोर्ट है वो। तो इसी का यूज करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना, हम कहेंगे कि जुरिस्डिक्शन दिखाया, जुरिस्डिक्शन यानी पावर दिखाया, क्योंकि ये पावर उनको मिला हुआ है। और सेक्शन 14 क्लॉज 1 ये कहता है कि यहाँ के जो भी एक्ट के रिलेटेड जो ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं वो डायरेक्टली आप अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उसी के चलते ये कहा गया है। तो कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट का, तो ये कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, अब कंटेम्प्ट जो है वो केस से रिलेटेड था। ठीक है, ये केस हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बता रहा हूँ कि कोर्ट की जो इंसल्ट होती है, जैसे आप कोर्ट में कुछ कोर्ट को ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो ये कोर्ट की एक इंसल्ट हो गई, या फिर आप कोर्ट में कुछ भी बोलोगे ये कोर्ट की इंसल्ट हो गई। तो ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस उस पर्सन पे लगाए जा सकते हैं जो इस तरह के बिहेवियर कोर्ट के साथ करता है। तो ये ट्रिब्यूनल में हुआ और ये जो अब ऑर्डर्स है ये डायरेक्ट इसके ऊपर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ये 1971 का है। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया का, जो डिफाइन करता है, जो लिमिट करता है पावर ऑफ कोर्ट्स इन पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट आप देने से आपके ऊपर लिमिटेशन डालता है, कोर्ट के ऊपर लिमिटेशन डालता है। वो रेगुलेट भी करता है प्रोसीजर, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की क्या रहनी चाहिए। कोर्ट के ऊपर भी यहाँ पे एक तरह से कुछ लिमिटेशन है कि वो कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकता है कंटेम्प्ट के नाम पे। एक्ट डिफाइन करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी एक्ट हो सकता है जिससे आप स्कैंडलाइज कर रहे हो, या फिर आप इंसल्ट कर रहे हो, या फिर जुडिशियरी के जो भी हम कहेंगे प्रोसीजर है उसको वायलेट कर रहे हो, प्रिजुडाइज कर रहे हो, या इंटरफियर कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, तब किसी के भी ऊपर ये लगाया जा सकता है। जब भी कोर्ट को ये फील होता है कि ये पर्सन जो होता है हमारे बीच बीच में इंटरफियर कर रहा है, हमें इसके कारण फैसला सुनाने का मौका नहीं मिल रहा है ठीक से, तो ऐसे व्यक्ति पे यहाँ पे ये सब लगाया जा सकता है। एक्ट डिस्टिंग्विश करता है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में आपको फाइन होगी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपको सिर्फ आपको जेल भी हो सकती है। तो सिविल कंटेम्प्ट में आपने कोई जजमेंट को फॉलो नहीं किया कोर्ट के, है ना, कोर्ट ने बोला था कि ऐसा ऐसा करो और आपने नहीं किया, या कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई फैसला सुनाया गया था, यानी डिक्री सुनाई थी और आपने उसको फॉलो नहीं किया, डायरेक्शन दिए थे कोर्ट ने, कुछ ऑर्डर सुनाया था, रिट जारी किए थे, या फिर बाकी प्रोसेस जो होती है उसको विलफुली या फिर आपने उसको ब्रीच किया, उसको तोड़ा है कोर्ट में, तो आपका कंटेम्प्ट सिविल कंटेम्प्ट कहलाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे हम कैसे कहेंगे, तो स्कैंडलाइज किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं मॉरलिटी को तोड़ा जाता है, जो भी नियम है उसको तोड़ा जाता है, या कोर्ट की अथॉरिटी नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, कोर्ट के खिलाफ प्रिजुडाइसेस, यानी कोर्ट के खिलाफ कुछ यहाँ पे आप कोई कुछ ऐसे एक्ट करते हो, या फिर इंटरफियर करते हो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, यानी आप एडमिनिस्ट्रेशन जो जस्टिस का हो रहा था, जो न्याय देने का काम कोर्ट कर रहा था, उसके बीच बीच में जब कोई आता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जाता है। एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कि इनोसेंट पब्लिकेशन जो है कोर्ट से रिलेटेड वो कंटेम्प्ट में ना रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर नॉट कंसिडर्ड कंटेम्प्ट, यानी कोर्ट के कुछ फैसले के ऊपर किसी ने कुछ पब्लिकेशन किया है, कुछ उसके ऊपर लिखा है, तो वो चल सकता है अगर आप
अच्छे माइंड से कर रहे हो तो दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी यहाँ कहा गया है। उसी के अलावा इट अलाउड फॉर फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, फेयर क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है जुडिशियल एक्ट्स को, है ना, थोड़ा क्रिटिसिज्म चलता है बट एक फेयर मैनर में, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होगी कि वो पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। अगर आप नीचे के कोर्ट्स को कंटेम्प्ट करते हो, अगर वहाँ पे उसकी इंसल्ट करते हो तो ऊपर का हाई कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। और एक्ट जो होता है आउटलाइन करता है कि पनिशमेंट जो होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उसमें इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक तो जेल भी हो सकती है या फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था लाइव लॉ। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है सी ऑफ जापान को लेके। सी ऑफ जापान न्यूज़ में रहा और आपको ये बता दूं कि इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। तो हुआ क्या है, जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है सी ऑफ जापान में, जिसको ईस्ट सी भी कहा जाता है। सी ऑफ जापान को ईस्ट सी भी कहा जाता है, उस कारण ये सी ऑफ जापान जो है न्यूज़ में रहा। मिसाइल टेस्ट यहाँ पे जो हुई है उसको क्लोजली मॉनिटर किया है नेबरिंग कंट्रीज़ में और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जो कि देख रहा है कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे रीजनल सिक्योरिटी को लेकर। अगर नॉर्थ कोरिया इस तरह की हरकत करता है तो क्या हो सकता है, ये भी ध्यान रखा गया है। तो ये नॉर्थ कोरिया आपको देखने मिल रहा है और यहाँ से फायर किया जाएगा सी ऑफ जापान में। यहाँ पे आपको जापान देखने मिलता है, यहाँ साउथ कोरिया, यहाँ रशिया आपको देखने मिल रहा है। ऐसे बड़े बड़े देश आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं जो कि सी ऑफ जापान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब सी ऑफ जापान के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। सी ऑफ जापान जो है ये, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक मार्जिनल सी है, बहुत बड़ी सी नहीं है, छोटी सी सी है जो जापानीज आर्किपेलागो के पास लोकेटेड है। सखालिन, कोरियन पेनिनसुला या मेनलैंड ऑफ रशिया, ये इसके ईस्ट में देखने मिलते हैं। जापानीज आर्किपेलागो जो है ये सेपरेट करता है सी ऑफ जापान फ्रॉम पैसिफिक ओशन। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो जापान है, ये जापान सेपरेट कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं सी ऑफ जापान को और दूसरा नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, इन दोनों को जापान आर्किपेलागो जो है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसको ये डिवाइड कर रहा है, ये इसको अलग कर रहा है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद हम आते हैं तो सी ऑफ जापान जो होता है इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है, तो जापान है ईस्ट एंड साउथ में, मेजर आइलैंड्स उसके आते हैं, होक्काइडो करके है, होन्शु है, क्यूशू है। उसके अलावा रशिया आता है इसके नॉर्थ में जिसमें मेनलैंड और सखालिन आइलैंड्स आते हैं। फिर आता है नॉर्थ कोरिया उसके वेस्ट में, जहाँ पे आपको एक सी दिखती है जापान से, यानी हम कहेंगे जापान के वो आगे आपको देखने मिलता है। साउथ कोरिया देखने मिलता है टू द वेस्ट में, जो सेपरेटेड फ्रॉम जापान बाय कोरियन स्ट्रेट, है ना, तो जापान से कोरियन स्ट्रेट से वो अलग होता है, ये देखो यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपको सब देखने मिलते हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं सी ऑफ जापान के साथ। तो सी ऑफ जापान न्यूज़ मेरा अच्छे से लोकेशन याद रखिएगा। और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था एनडीटीवी। अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है टॉर्नेडो को लेके। टॉर्नेडो आपको तो पता है ऐसा गोल 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 आता है टॉर्नेडो, और ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन करके निकल जाता है। तो ये जो टॉर्नेडो इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। तो कंटेक्स्ट ये कि रिसेंटली डेडली टॉर्नेडो जो है वो वेस्ट बंगाल में आया, वेस्ट बंगाल को स्ट्रक कर गया और 5 लोग इसमें मारे गए और ओवर 100 से भी ज़्यादा लोग इंजर हुए हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो रिसेंट ईयर्स में जो नंबर ऑफ टॉर्नेडोज जो हो रहे हैं इंडिया में वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन करते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ बे ऑफ बंगाल जो गर्म हो रहा है ना, इस कारण ही टॉर्नेडोज बन रहे हैं। तो ये जब कोई सी होता है जो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वाटर का टेम्परेचर या फिर सी सरफेस का जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये टॉर्नेडोज बनते हैं। और उसके साथ साथ लैंड का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इस कारण ये विंड पैटर्न जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस देखने मिलते हैं। और विंड जो होती है वो कैसे कहा जाती है ये भी आपको आगे मैं बताता ही हूँ। तो इसके पीछे का कारण यही है, ये सबसे पहले समझ जाइए। ये टॉर्नेडो जो होता है वो ऐसा दिखता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉर्नेडोज बनते कैसे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा टॉर्नेडो बनते कैसे। सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक क्लाउड है, ये क्लाउड से डायरेक्टली निकला हुआ है, क्लाउड से डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये पूरा ग्राउंड तक आया हुआ है। तो ये क्लाउड कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले क्या होता है, टॉर्नेडो क्या होते हैं, टॉर्नेडो ये घूमते हुए यानी ये वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं एयर का जो कॉलम होता है वो आपको घूमते हुए दिख रहा है और इसी को हम टॉर्नेडो कहते हैं। तो ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से। ये जो क्लाउड आपको देख रहे हैं ये क्लाउड से ये कहाँ तक आ रहा है, तो पूरे अर्थ के सरफेस तक आ रहा है।
तो ये आपको देखने मिलता है। और ये कब बनते हैं? जब सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थंडरस्टॉर्म्स कब होते हैं? थंडरस्टॉर्म्स यानी ऐसे क्लाउड जहां पे ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं जिससे बारिश होती है, ऐसे क्लाउड्स, बट इसमें कहीं ना कहीं लाइटनिंग भी होती है, इसमें बिजली भी होती है, ऐसे क्लाउड्स को थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। थंडरस्टॉर्म्स काफी डेंजरस होते हैं क्योंकि इसमें बिजली भी गिरती है, इसमें कभी ना कभी बर्फ के ओले भी गिर सकते हैं, रेनफॉल भी होता है। तो ऐसे ये थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, ऐसे क्लाउड्स में टॉर्नाडोज बनने के चांसेस होते हैं। ये साइक्लोन की तरह बिल्कुल नहीं होते। साइक्लोन भी आपको ऐसे दिखते हैं बट साइक्लोन की तरह नहीं होते। साइक्लोन से काफ़ी छोटे होते हैं, साइक्लोन काफ़ी बड़े होते हैं। टॉर्नाडोज काफ़ी लोकल होते हैं। लोकल यानी एक ही एरिया में रहने वाले आपको देखने मिलते हैं टॉर्नाडो, जबकि साइक्लोन जो होते हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाते हैं। टॉर्नाडोज काफ़ी छोटे होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, और साइक्लोन जो होते हैं वो लंबे समय के लिए चलते हैं। ये जो टॉर्नाडो होता है ये बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नाडो में काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है सुपर सेल ये और एनवायरमेंट के बीच में। अब सुपर सेल कैसा बनता है ये भी बताता हूं। इसको समझने के पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रोसेस कैसी हो रही है। अब क्या होता है, जब बहुत जोर से विंड बहने लगती है तो हम कहेंगे कि एक तरह से पकड़ लेते हैं कि ये एटमॉस्फेयर के थोड़ा नीचे का साइड है, इसमें विंड एक डायरेक्शन में बह रही है, और अगर ऊपर की विंड, हाइट पे रहने वाली विंड अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। तो विंड के डायरेक्शन देखिए अलग अलग है। ये जो विंड के डायरेक्शन अलग अलग है इसको विंड शेयर कहा जाता है। विंड शेयर, अलग अलग डायरेक्शन है। अब ये जब एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे तो ये कैसे होंगे? ये घूमने लगेंगे, ये घूमने लगेंगे, और घूमते 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 ये एक तरह से क्या बना देंगे? तो ये एक सुपर सेल बना देंगे। ये सेल जो होगा ये घूमने वाला सेल होगा, और ये सेल कहीं ना कहीं कॉनिकल होता है, ऐसा नीचे नीचे आने लगता है ये सेल, ये विंड घूमने के कारण, और ये सेल नीचे तक पहुंच के इस तरह से ये टॉर्नेडो बनता है। तो ये टॉर्नेडो आपको देखने मिलता है। तो विंड शेयर के कारण ये बनता है। और टॉर्नेडो जो होते हैं वो ऐसे रीजन में होते हैं जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, वार्म मॉइस्ट एयर होती है सरफेस में, या फिर हम कहेंगे जो इंटरैक्ट होती है कूलर और ड्रायर एयर के साथ, तब ये बनने लगते हैं, ये आपको पता चलता है। तो इस तरह से टॉर्नेडोज बनते हैं, जब एयर एक दूसरे से मिलती है तो ये कहीं ना कहीं घूमने लगती है, और घूमते घूमते ये पूरा एक तरह से सुपर सेल बनता है। ये जो सुपर सेल है ये जब नीचे तक आता है, कोन के शेप में लेने लगता है, तो ये टॉर्नेडो कहलाता है। और नीचे की पूरी चीज़ें टॉर्नेडो अपने साथ लेके घूमने लगता है, और इससे बहुत बड़ा डिवास यानी हम कहेंगे डिस्ट्रक्शन होता है। टॉर्नेडोज की अगर बात करें कंपोजिशन और इम्पैक्ट की, टॉर्नेडोज में एयर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट होती है, डेब्रिस होते हैं, सब कुछ लेके घूमता है टॉर्नेडो जो होता है। ये एक विजिबल फनल है, जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसा फनल शेप में दिखता है, और ये विजिबल होता है। और प्राइमरीली ये वाटर ड्रॉपलेट से ही बना है, क्योंकि क्लाउड है, क्लाउड में कंडेंसेशन हुआ है, क्लाउड में पानी था, इवापोरेशन से हुआ उसके अलावा डस्ट भी कैरी कर दिए विंड के साथ साथ इसने, और ये भी आ गया, और यहाँ ग्राउंड से जो भी कचरा डेब्रिस जो भी था वो भी इसने अपने साथ ले लिया। तो ये सब इसमें होता है। जो कोर होता है स्टॉर्म का, इसमें लोएस्ट प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर काफ़ी कम होता है, और हाईएस्ट विंड स्पीड होती है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा आती है। लो प्रेशर कब होता है? जब कोई भी एरिया गर्म होने लगता है, वार्म होता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे भी वार्म एरिया में बनता है, तो यहाँ भी लो प्रेशर होता है। टॉर्नेडो जो होता है पूरे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, घर, ब्रिजेस, व्हीकल्स सबको लेके घूमेगा, ट्रीज को भी वो उखाड़ देता है, और लैंडस्केप को भी वो खराब कर देता है। एनहांस फुजिटा स्केल जो है, EF स्केल, ये टॉर्नेडो की इंटेंसिटी देखती है, गिनती है, और वो देख के बताती है कि कितना उससे डैमेज हो सकता है। तो EF0 जो रहा तो उसको वीकेस्ट कहा जाता है, और EF5 रहा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट टॉर्नेडो माना जाता है। इस तरह से टॉर्नेडो से रिलेटेड न्यूज़ थी, टॉर्नेडो से रिलेटेड एक करंट अफेयर था, और इसका जो सोर्स था ये था डाउन टू अर्थ। अब बारी है आज के क्वेश्चंस को देखने की, प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA इज नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। Second, Navratna companies have greater financial flexibility and can undertake strategic projects without seeking explicit government approval. Which of the statement given above are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. जो भी आपको आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फैब्रिक विद GI टैग और स्टेट दिए हुए हैं। पहला है चंदेरी फैब्रिक, स्टेट लिखा है मध्य प्रदेश। दूसरा है कांजीवरम सिल्क, स्टेट लिखा है तमिलनाडु। तीसरा है अजरक फैब्रिक और स्टेट लिखा है केरला। इसमें से कितने पेयर्स जो दिए है वो करेक्टली मैच्ड है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक जगह लिखे मिनरल और दूसरे जगह लिखे ओर्स। मिनरल नंबर 1 टिन, कैसेटराइट ओर, टैंटेलम बॉक्साइट ओर, टंगस्टन वुल्फ्रामाइट वोल ओर। तो हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज।
Japan, Russia, North Korea, South Korea, Japan, China, Philippines. How many of the above mentioned countries share their borders with Sea of Japan? Only one, only two, only three, only four या फिर only five. उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू टोर्नाडोज. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ टोर्नाडो इज वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम cumulonimbus cloud to Earth's surface. Tornadoes are more likely to occur in region where warm, moist air near surface interacts with cooler, drier air aloft. Which of the statement given above is or are correct? One, only two, only both, one and two, neither one nor two. Question number 6, with reference to Contempt of Court Act 1971, consider the following statements. First, the Act distinguishes between civil and criminal contempt. Second, the Act provides protection for the innocent publication and distribution of matter not considered contempt. Third, high courts have power to punish contempts of subordinate courts. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. जो भी आपको आंसर सही लगते हो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. अब बारी है जो हमने पिछले करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स जानने की. आंसर्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड मई के जो करंट अफेयर्स में पूछे गए थे उसके आंसर्स है. क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का डी. आई होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट निकले हो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर. आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.